नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज के क्लास में हम आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उदय। साथ ही बंगाल में किस तरह से उत्तर मुगल कालीन बादशाहों का नियंत्रण समाप्त होने लगा और वहां जो है स्वतंत्र नवाब बनने लग गए। इसके अलावा प्लासी और बक्सर के युद्ध से पहले की जो घटनाएं हैं उनको भी सीखेंगे। ओके, तो देखिए, आइए इस टॉपिक को समझते हैं कि बंगाल में किस तरह से ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ था। सबसे पहले देखिए, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी 1651 में, हुगली में फैक्ट्री। ओके, यहीं से ही इनका ये शुरुआत होता है, बंगाल में प्रवेश जो है फैक्ट्री का, कंपनी का। तो बंगाल में ये 1651 में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी, इसके लिए अनुमति मांगी गई थी। उस समय बंगाल का जो सूबेदार था शाहजहां का जो बेटा था शाह सूजा, उसने इनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। देखिए, इस समय पर देखिए 1651 है ना, तो इस समय मुगल बादशाह थे शाहजहां, है ना। तो आप देखिएगा, शाहजहां मुगल बादशाह है और मुगल बादशाह जो है वो बंगाल में सूबेदारों के थ्रू नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो सूबेदार जो है वो शाह सूजा थे। शाह सूजा से इन्होंने अनुमति ली, ओके, व्यापार की अनुमति, है ना। इसी दौरान राजवंशीय महिला का इलाज किया था एक कंपनी के डॉक्टर ने, और उसी ने ही इनको कंपनी को 1651 में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले, यानी एक हिसाब से टैक्स देना होता था ये, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। ओके, तो ये था इनका शुरुआत। इसके बाद देखिए, बंगाल में जो है व्यापार करने के लिए इनको तब कठिनाई हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब मुगल बादशाह औरंगजेब थे। और एक समय ऐसा था 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली में व्यापारिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। उसके चलते इन्होंने हुगली पर आक्रमण किया, हुगली को तहस नहस कर दिया। साथ ही एक गलती और क्या की, औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी, क्योंकि औरंगजेब के साथ इनको थोड़ा दिक्कतें हो रही थी व्यापार करने में। ओके, तो औरंगजेब ने इस समय पर इनको हुगली के व्यापार से तो अलग किया, हुगली से खदेड़ा, है ना। यानी पहले जो है इन्होंने खुद आक्रमण किया हुगली पर, हुगली के लोगों पर, और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तो औरंगजेब ने इनको जो है हुगली से खदेड़ा। ओके, औरंगजेब ने ओके, इनको हुगली से खदेड़ा। साथ ही जो सूरत में और मसूलीपट्टनम में, विशाखापट्टनम में या आगरा में, इन जगहों में जो इनकी फैक्ट्रियां थी उन पर भी औरंगजेब ने घेराबंदी कर दी। ओके, तो फिर हुआ क्या, सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में एक दल भेजा गया औरंगजेब के दरबार में कि इस मामले को थोड़ा शांत करना है, ताकि आगे जो है व्यापारिक जो कामकाज है वो चल सके। तो सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में जब ये एक दल गया, तो उन्होंने फिर जो भी उनके साथ वार्तालाप की, यानी व्यापार करने की जो अनुमति जो पहले मिली हुई थी उस अधिकार को रिलीज करने की बात हुई थी। तो औरंगजेब ने कंपनी से उस समय पर लगभग 1.5 लाख रुपए जो है वो जुर्माने के रूप में लिया, और फिर इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ व्यापार करने की अनुमति दे डाली। ओके, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बंगाल में इनके लिए अपनी शक्ति का उदय का पॉइंट था, वो था 1698 का समय, है ना। अगर हम इस समय कह रहे हैं तो इस समय पर भी सूबेदारी के द्वारा ही मुगल बादशाहों का बंगाल में नियंत्रण है ना। तो 1698 में अब बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल का सूबेदार अजीमुस्सान। ओके, अजीमुस्सान से कंपनी ने बंगाल के 3 गांव लिए, काली घाट या कालीकता भी बोलते हैं, सूता नाटी या सूता नाती, ओके, और गोविंदपुरा या गोविंदपुर। ओके, ये 3 जगहों की जो है जमींदारी ले ली, जमींदारी
कंपनी को, ओके, और सिर्फ 1200 रुपए में, है ना। अब देखें, तो ये जब इनको जमींदारी मिली तो यहां इन्होंने एक तो पहले फैक्ट्री की स्थापना की, है ना, फिर इसी को ही इन्होंने इन तीनों को मिला करके जॉब चारनॉक ने इन तीनों को मिला करके जो आधुनिक कलकत्ता नगर है उसकी स्थापना की, कलकत्ता नगर की स्थापना की, ओके। अब इसी कलकत्ता में फिर 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम नाम का एक किला भी बनाया, फोर्ट विलियम किला बनाया, ओके। और इसी फोर्ट विलियम को पहली प्रेसिडेंसी बना दिया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बनाया गया, ठीक है। और इस प्रेसिडेंसी का जो पहला जो अध्यक्ष था वो चार्ल्स आयर बनाया गया, ओके। देखिए, इसके संबंध में मैं डिटेल में पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये अभी हम इसलिए सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक जो है एक परिचय सा बन जाए, ताकि हम जो है ये बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शक्ति के उदय के कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे हैं, तो वहाँ हम ये थोड़ा बहुत ये डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो देखें, तो चार्ल्स आयर वो प्रेसिडेंसी के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये इनका जो है एक आगे विस्तार हो गया। आगे सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए क्या बना, बंगाल में इनकी शक्ति का उदय का कारण शाही फरमान, ओके, रॉयल फरमान जो है, शाही फरमान 1717 का है। ये बहुत बड़ा एक मुख्य बिंदु है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में, ओके। देखिए, इस समय पर जो मुगल बादशाह है, उत्तर मुगल कालीन बादशाह, वह है फारुख सियार, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कि शाही फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, वह है फारुख सियार। तो फारुख सियार के दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल गया, ओके। और उन्होंने बंगाल में अपने जो अधिकार थे उनको फिर से, क्योंकि देखिए कब दे दिया गया था अधिकार, देखो 1651 में, फिर बीच में क्या हुआ कि ये अधिकार औरंगजेब के द्वारा छीन ले गए थे, है ना। अब औरंगजेब जो है, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 में, है ना। तो 1707 के बाद जो है फिर जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह है वो अपने ही राजगद्दी को स्थापित करने के लिए या अपने शासन स्थापित करने में बिजी रहे, तो उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की। तो अपना जो पुराने जो इनके अधिकार है उनको फिर से सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने अपने एक दल भेजा मुगल बादशाह के यहाँ, है ना। और फारुख सियार से पहले के जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह बने वो बहुत कम समय के लिए बनते थे, है ना। तो अब फारुख सियार के दरबार में गए जॉन सरमन का नेतृत्व में एक दल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जो ये इनको पहले जो अधिकार मिले हुए थे उनकी दोबारा पुष्टि की थी, ओके। तो फारुख सियार ने फिर कंपनी को एक शाही फरमान जारी करके जो इनके अधिकार थे उन अधिकारों की पुष्टि की, अधिकार पुनः दिए, ओके, ये हम कह सकते हैं। और जो शुल्क रखा, शुल्क वही पुराना है, 3000 रुपये वार्षिक, ओके। साथ ही इसके अलावा इसमें और ऐड क्या किया फारुख सियार ने, ऐड क्या किया, जो कलकत्ता के आसपास के 38 गांव थे, ओके, वहां उन्हें जो है खरीदने की अनुमति दे दी, खरीदने की अनुमति, ओके। इसके अलावा एक और बात कौन सी ऐड की, कंपनी के जो मुंबई में सिक्के डाले जाते थे उनको पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार दिया, ओके। तो कंपनी के सिक्के मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार,
ओके। अब देखिए, एक तो पुराने जो अधिकार थे उनकी पुष्टि करते हुए उनको फिर से जो है बताते हुए कि हाँ वो अधिकार तुमको दिए जाते हैं, है ना, और बाकायदा अन्य और चीज़ें भी जोड़ दी हैं, ठीक। और ये कंपनी को जो है फिर वो मुक्त व्यापार था ही जो पहले का था, ये आप देखिएगा अनुमति ली गई थी। तो जो ये शाही फरमान है इसमें कंपनी को बहुत सारे अधिकार मिले, तो इस शाही फरमान को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये शाही फरमान के संबंध में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कौन सा पॉइंट कहा जाता है, ओके। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये रहा ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा, कौन सा, शाही फरमान। किस उत्तर मुगलकालीन बादशाह ने किया, ये फारुखसियार ने किया था, है ना। तो अब देखिए, ये एक ऐसा दौर था 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब मुगल बादशाहों के जो है अपने साम्राज्य में, और खासकर जो दूरस्थ थे, जहाँ जो दूर दूर थे, जो पार्ट या जो क्षेत्र मुगलों के साथ या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले हुए थे, या ये मान लीजिए कि जो सूबेदारी के द्वारा नियंत्रण रखते थे ये लोग, अब उन सूबेदारों पर इनका नियंत्रण खत्म होने लगा, है ना। क्योंकि ये जो उत्तर मुगलकालीन बादशाह हैं, इनको शायद ही पता रहता था या शायद ही लोग शक्ल से भी पहचानते थे कि बंगाल में इनका जो सूबेदार बना हुआ है या जो प्रतिनिधि है वो कौन है, कैसे दिखता है। क्यों? क्योंकि अपनी सत्ता को स्थापित करने में ही बिजी रहते थे। उत्तर मुगलकालीन जो समय है वो ऐसे ही रहा है दौर, ओके। इसके बाद देखें, बंगाल में जो ब्रिटिश कंपनी की शक्ति का उदय का पॉइंट है, दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। दो व्यक्ति बंगाल में, ये समझने के लिए थोड़ा जान लेते हैं, ओके। तो देखिए, इन दो व्यक्तियों में से सबसे पहले जो व्यक्ति है उसका नाम है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। और दूसरे का नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, ओके। अब देखिए ये किस तरह से सत्ता में आया। सबसे पहले 1700 ईस्वी में ये बंगाल का दीवान बना, बंगाल का दीवान, ओके। फिर उसके बाद ये चेंज होता रहा, यानी इसका प्रमोशन होता रहा। फारुखसियार के समय पर ये 1713 में बंगाल का नायब सूबेदार बना। फिर फारुखसियार के समय पर इसका प्रमोशन एक बार और हुआ। फारुखसियार के समय पर ही ये 1719 में बंगाल का सूबेदार बन गया, ओके। जब बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, यानी इसकी सूबेदारी में जो है कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो इसने क्या किया, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की, ओके। तो जो मुर्शिदाबाद है वो किससे संबंधित है, मुर्शीद कुली खां से। इसके बाद मुर्शीद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन दामाद, ओके। सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, ओके। और इसकी सूबेदारी का समय 1727 से 39 तक था, है ना। देखें, मुख्य बात और क्या है, सुजाउद्दीन के बाद जब इसका बेटे का नाम था सरफराज, वो बना था इसके बाद सूबेदार, ओके। सुजाउद्दीन ने बिहार में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था अलीवर्दी खां को। किसने? सुजाउद्दीन ने बंगाल बिहार का नायब बनाया था, ओके। अब देखें, जब सरफराज सूबेदार बना 1739 में, ओके, तो फिर इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ने लग गई। इसने बंगाल का जो सूबेदार है या बंगाल की जो सूबेदारी है उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना। तो अलीवर्दी खां ने
विद्रोह किया, ओके। और फिर 1740 में गारिया के युद्ध में सरफराज की हत्या की, ओके। और फिर अलीवर्दी खां 1740 में स्वयं स्वतंत्र नवाब बना, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ, ये स्वयं कौन, अलीवर्दी खां, ओके, स्वयं बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना, बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना, ओके। अब देखिए इसकी जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं थी आगे कि गारिया के युद्ध में जीत गया, सरफराज की हत्या की, अब ये जो है स्वतंत्र नवाब बनेगा। इस समय बंगाल में किसका नियंत्रण है, मुगल बादशाहों का। मुगल बादशाह वो इन जो सूबेदार थे, है ना, या जो दीवान थे, उनके द्वारा यहाँ नियंत्रण रखते थे। तो अगर इन्हें स्वतंत्रता की घोषणा करनी अपनी, या अपना स्वतंत्र एक रियासत बनानी है, तो उसके लिए फिर या तो युद्ध करना पड़ेगा मुगल बादशाहों से, या फिर कोई एक संधि पत्र साइन करना होगा, है ना। तो इस समय उत्तर मुगल कालीन बादशाह, इन्हें तो ये पता भी नहीं रहता था कि कौन इनके सूबेदार है, कौन नवाब है ना। तो अपने ही राज सत्ता को स्थापित करने में ही वो बिजी रहते थे, है ना। तो खैर, तो अलीवर्दी खां जो है जब ये स्वतंत्र नवाब बना, तो इसने क्या किया, उस समय के तत्कालिक मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, ओके, इनको रंगीला भी कहते हैं। तो मोहम्मद शाह को इसने बहुत सारा धन दौलत दिया, है ना, और लगभग 2 करोड़ रुपया उस समय का जो मानते हैं। इसके अलावा देखें, अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए जो है इसने एक संधि पत्र भी साइन कर लिया था। फिर आगे इसके लिए जो चुनौती थे वो थे मराठों का आक्रमण लगातार बढ़ रहा था बंगाल की ओर। फिर इसने उनके साथ जो है एक और संधि की, और वो संधि जो है मराठों के उस समय जो बंगाल के लिए प्रतिनिधि थे रघुजी भोसले, ओके। तो इसने क्या किया, फिर रघुजी भोसले से संधि की, ओके। अब संधि जो की है उसमें इन्होंने क्या तय किया कि मराठे आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि मराठा आक्रमण ना करने के लिए एक टैक्स लेते थे जिसको चौथ कहते थे। 2 तरीके के फेमस टैक्स है मराठों के, सरदेशमुखी और चौथ, ओके। तो चौथ जो टैक्स लिया जाता था वो आक्रमण ना करने के लिए लिया जाता था, समझ गए। तो देखें, रघुजी भोसले से भी जो है अलीवर्दी खां ने संधि की, है ना, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से जो है उससे भी खूब सारा धन दौलत दिया, है ना। तो अपने आप ये स्वतंत्र नवाब बन गया। लेकिन आगे जो है इसके लगभग जो है 15 साल जो है, क्योंकि 1741 के बाद ये स्वतंत्र नवाब बन गया था बंगाल का अलीवर्दी खां। फिर भी इसके आगे के जो 15 वर्ष है वो जो मराठा हैं उन्हीं के साथ इसके संघर्ष में बने रहे। अब इस समय देखिएगा, मराठों ने इस पर दबाव बनाया कि वो बंगाल से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनको पूरी तरीके से निष्कासित कर दे, पूर्णतः निष्कासित कर दे, है ना। इसके अलावा मराठा जो है वो अलीवर्दी खां का ध्यान कर्नाटक के युद्धों में भी लगाना चाहते थे। वो इनको ये बताना चाह रहे थे कि देखो कि कर्नाटक के युद्धों का क्या परिणाम रहा है, वहाँ ये जो विदेशी कंपनियां हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ता चला गया, और आज वहाँ की जो सत्ता है उस पर कंपनी का या इन यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण है। तो उस ओर भी अलीवर्दी खां का वो ध्यान बटाना चाहते थे। तो इस पर एक बार जब दबाव बनाया गया कि वो कंपनी को पूर्णतः निष्कासित कर दे, तो अलीवर्दी खां ने उस समय पर उन्हें कहा था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, अगर आप इनको छेड़ेंगे तो फिर क्या हुआ, ये आपको काट काट के ख़त्म कर देंगी, और अगर इनको नहीं छेड़ा तो ये शहद के रूप में आपको फ़ायदा भी देगी। और अलीवर्दी खां की ये जो बात है वो बहुत जल्द ही सच भी साबित हो गई थी, ओके। तो आगे देखिए, अलीवर्दी खां के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना था, अलीवर्दी का जो उत्तराधिकारी था, ओके, वो इसका नाती था सिराजुद्दौला। ओके। सिराजुद्दौला जब उत्तराधिकारी बना तो सिराजुद्दौला के सामने
उत्तराधिकार का युद्ध या उत्तराधिकार का संघर्ष भी सामने आ गया। ओके, तो ये उत्तराधिकार का संघर्ष, ये इसको झेलना पड़ा। ओके, इस संघर्ष में देखिए एक तरफ तो सिराजुद्दौला है, दूसरी तरफ कौन है, एक तरफ है इसका एक और मौसेरा भाई, पूर्णिया का नवाब, पूर्णिया का नवाब। ओके, उसका नाम था शौकत जंग, शौकत जंग। और इसकी मौसी जो कि ढाका के पूर्व गवर्नर की विधवा थी। ओके, मौसी घसीटी बेगम। ओके, इनके बीच में जो है ये दो गुट बन गया संघर्ष के लिए। इस समय पर जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज इन्हीं के ही साथ थे, है ना। अंग्रेजों ने इनका समर्थन किया था। लेकिन सिराज ने जो है मनीहारी के युद्ध में, मनीहारी का युद्ध ये उत्तराधिकार के संघर्ष में ही है। मनीहारी का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1756 को। ओके, ये देखें अक्टूबर 1756 में मनीहारी के युद्ध में शौकत जंग मारा गया। ओके, उसके बाद अब बची ये मौसी जी घसीटी बेगम और दूसरी तरफ ये अंग्रेज, है ना। अब अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला के खिलाफ क्यों है ना, सिराजुद्दौला के खिलाफ क्यों है ये, क्योंकि सिराजुद्दौला और उसका जो नाना था वो लोग किसका समर्थन करते थे बंगाल में, वो किसके पक्ष में थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विरोधी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी। तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल का नवाब या बंगाल की सत्ता ऐसे किसी व्यक्ति के पास हो जो उनकी विरोधी कंपनी का समर्थन करता हो, है ना। इसके अलावा सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके पीछे अन्य और कारण भी है। देखें, अब सिराज और कंपनी के बीच में, कंपनी के मध्य संघर्ष। ओके, कंपनी के मध्य संघर्ष सिराजुद्दौला का, उसके पीछे प्रमुख कारण एक तो जो 1717 का जो शाही फरमान था फारूक सियार के द्वारा दिया गया, उसका दुरुपयोग, शाही फरमान का दुरुपयोग। ओके, अभी शाही फरमान का दुरुपयोग कैसा था, शाही फरमान के दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा था कि अब बंगाल में जो है जो पर्सनल व्यापार भी करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उस पर भी कोई चुंगी कर नहीं देते थे, है ना, और मनमाने तरीके से जो है उस शाही फरमान का अधिकार रखते थे। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने क्या किया, मराठों के आक्रमण के भय के कारण से जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, फोर्ट विलियम की किलेबंदी की। ओके, अब ये जो किलेबंदी की है, जो निर्माण विनिर्माण का कार्य हो रहा है, उसके लिए नवाब की अनुमति भी नहीं ली जा रही है। साथ ही बॉम्बे में जो सिक्के ढाले जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सिक्के अब बिना नवाब की अनुमति से नवाब के राज्य में चलाई जा रही हैं, है ना, वो यहाँ जो है वो करेंसी चलाई जा रही है। तो नवाब ने जब कंपनी को उनकी ये मनमानी गतिविधियों के लिए मना किया तो नवाब का जो आज्ञा है, नवाब की जो आज्ञा है उसका पालन नहीं हुआ। ओके, तो ये भी संघर्ष का कारण बना। तो क्या हुआ, नवाब की आज्ञा का पालन नहीं, है ना। तो नवाब सिराजुद्दौला को ये महसूस होने लगा कि उसी के राज्य में उसी की ही आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, तो फिर नवाब ने, है ना, यानी उसका परिणाम क्या हुआ, जब ये सब कारण बने, परिणाम हुआ नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण। ओके, अब देखिए जो फोर्ट विलियम है ये कब आक्रमण किया था। फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के लिए नवाब ने अपनी सेना के साथ 15 जून 1756 को 5 दिन तक घेराबंदी की थी। 5 दिन की घेराबंदी। ओके, 5 दिन की घेराबंदी के बाद
अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण किया। इस समय जो फोर्ट विलियम का जो गवर्नर बनाया हुआ था वो ड्रैक था, ओके। वो और उसके कुछ अधिकारी वो किले के पिछले किसी गुप्त दरवाजे से भागने में सफल हो गए, है ना। अब देखिए इसी दौरान, ये जून का महीना है, इसी दौरान जो है जब 20 जून का समय था, 20 जून 1756 को, ओके। इस समय एक घटना का जिक्र भी होता है इतिहास में, ब्लैक होल, ओके। अब ये ब्लैक होल वो साइंस वाला ब्लैक होल नहीं है। ये ब्लैक होल क्यों कहते हैं इस घटना को, आप देखिए। जब ये कार्य हो गया था, यानी 5 दिन की घेराबंदी के बाद फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार हुआ, है ना। तो नवाब ने क्या किया, जो फोर्ट विलियम का जो प्रभारी है, फोर्ट मतलब इसका प्रभारी माणिकचंद को बनाया था, माणिकचंद को बनाया था, ओके। और अपने आप मुर्शिदाबाद चला गया, राजधानी में। अब देखिए इस समय पर एक घटना घटित हुई थी, ये 20 जून की रात को। 20 जून की रात को क्या हुआ था, 146 अंग्रेज कैद कर लिए गए, ओके। 146 अंग्रेज अधिकारी कैद कर लिए गए। किसमें, एक संकरी सी एक कालकोठरी थी, 10 फीट चौड़ी थी, ओके, और 18 फीट लंबी थी, है ना। इनमें से अगली सुबह को सिर्फ 23 लोग ही बचे, 23 लोग जीवित, ओके। इन्हीं 23 लोगों में से जो है एक इस कहानी का रचनाकार था हॉलवेल, ओके। हॉलवेल ने इस घटना के बारे में बताया कि जो ये नवाब ने आक्रमण किया उसके बाद 146 अंग्रेज अधिकारी कैद कर लिए गए, जिसमें से छोटे बच्चे, महिलाएं और अन्य और लोग भी थे शामिल। उनमें से कुल 23 लोग ही बच पाए। हालांकि उन 23 लोगों के हॉलवेल वो नाम नहीं बता पाए, है ना। तो लेकिन इस घटना को जो है ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। और ये जो घटना घटित हुई है, जितने लोग मारे गए, इसका सारा का सारा जो आरोप है वो नवाब पर लगाया गया कंपनी के द्वारा, है ना। और इस आरोप को जो है आगे भी भुनाया कंपनी ने, है ना। कंपनी ने इसको खूब ज़्यादा प्रचारित किया नवाब के खिलाफ, उसकी छवि को खराब करने के लिए। साथ ही कंपनी पर आगे की कार्रवाई करने के लिए भी इस घटना को आधार बनाया था, ओके। देखिए नवाब की जो गलती थी, नवाब की गलती यही थी कि जो ये 23 लोग बचे थे इनके संबंध में भी कुछ किया नहीं, और जो लोग इस घटना के लिए दोषी थे, जो अधिकारी, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, ओके। तो चलिए ये देखिए, ये जो घटना है ना, ये ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद देखिए बंगाल में जब फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार है, ओके, तो उसके बाद देखिए मद्रास में इसकी खबर पहुंची, मद्रास में खबर मिली, कौन सी, कि फोर्ट विलियम अब किसका है, नवाब का है ना। तो उसके बाद फिर फोर्ट विलियम पर फिर से अपना कब्जा स्थापित करने के लिए इन्होंने अपनी सेनाएं भेजी। अब देखिए स्थल मार्ग से क्लाइव की सेना आई, ओके, और जल मार्ग से वाटसन की सेना आई, वाटसन की सेना, है ना। और ये लोग 2 जनवरी 1757 को बंगाल पहुंच गए, ओके। ये लोग दिसंबर के महीने में चले थे और 2 जनवरी को वहां पहुंच भी गए, है ना। अब इसका क्या परिणाम हुआ, इन्होंने क्या किया, जो माणिकचंद जो प्रभारी बनाया हुआ था, माणिकचंद को घूस दी और क्लाइव ने, और फोर्ट विलियम पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। अब इसके बाद फिर नवाब के बीच में और कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बाद फिर दोनों के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर की संधि, ओके।
अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को ही थी। अब देखिए ये अलीनगर की संधि किसे कहते हैं? जब फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार हुआ था तो उसने फोर्ट विलियम का ही नाम रख दिया था अलीनगर। ओके, क्यों? क्योंकि उसके नाना का नाम क्या था? अलीवर्दी खां था, है ना, तो इसीलिए उसका नाम उसने अलीनगर रखा था। अब देखिए अलीनगर की संधि के तहत क्या तय हुआ था? एक तो जो ये युद्ध किया गया फोर्ट विलियम पर और जो कंपनी को नुकसान हुआ वो मुआवजे की रकम, है ना, तो नवाब से मुआवजे की रकम, मुआवजे की रकम। ओके, इसके अलावा जो फैक्ट्री है उसको दुर्गीकरण करने का अधिकार। ओके, तो क्या अधिकार मिला? फैक्ट्री को दुर्गीकृत का अधिकार। ओके, साथ ही इस समय बंगाल में सिक्के ढालने की अनुमति भी मिली। ओके, तो ये नुकसान किसको हुआ इस समय पर? अब जो है नवाब को, है ना, यानी नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या है? अब तनाव की स्थिति बढ़ने लग रही है ना, और ये कहां आधार बन रहा है? ये किसके लिए आधार बन रहा है? प्लासी के युद्ध के लिए आधार बन रहा है। ओके, जो ये कंपनी और नवाब के बीच में हुआ है ना, तो आइए उसको भी जो है इसे समझते हैं। तो देखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ओके, अब देखिए इस युद्ध के पीछे क्या कारण रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। ओके, आप देखें इस युद्ध के होने के पीछे सबसे पहले जो कंपनी और सिराज के बीच में, कंपनी और सिराज के बीच में जो भी तनाव बना उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण बना 13 मार्च 1757। 13 मार्च 1757 को चंद्रनगर की फैक्ट्री, चंद्रनगर की फैक्ट्री छीन ली गई। अब ये देखिए चंद्रनगर की फैक्ट्री किसकी है? फ्रांस की फैक्ट्री है ना, और फ्रांस किसका दोस्त है? फ्रांस की कंपनी किसकी दोस्त है? नवाब की दोस्त है ना, तो इसीलिए अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और नवाब है उनके बीच में ये संघर्ष होना तय हो गया था, है ना। और आगे देखिएगा अब क्या किया कि जब कंपनी और नवाब के बीच में तनाव बढ़ने लगा तो उसके बाद फिर कंपनी ने नवाब को उसके पद से हटाना चाहा, है ना। अब देखिए प्लासी के युद्ध की पूर्व संध्या में एक षड्यंत्र तैयार किया गया क्लाइव के द्वारा, है ना। तो षड्यंत्र में कौन कौन लोग थे? देखिए जगत सेठ, है ना। अब देखिए इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम, इसका मूल नाम था फतेह चंद, फतेह चंद, है ना। तो इसको सेठ की उपाधि किसने दी थी? इसको सेठ की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। ओके, सेठ की उपाधि दी थी, है ना। अब देखिए इसके बाद जो है मीर जाफर, मीर जाफर ये कौन था? ये प्रमुख सेनापति था, मुख्य सेनापति नवाब का। इसको भी षड्यंत्र में शामिल किया अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से पहले, ठीक है। अब इसके बाद देखें अमीन चंद, अमीन चंद, ठीक, ये भी इस षड्यंत्र में शामिल था, है ना। अब देखिए ये जो जगत सेठ था ना, ये बहुत बड़ा एक साहूकार था, है ना। और अमीन चंद जो है ये एक धनी व्यापारी था, धनी व्यापारी, ठीक है। इन सभी को लालच दे दिया गया, इन सबको लालच दिया गया कि भैया देखिए अगर आप कंपनी का अभी हेल्प करेंगे
और ये जो नवाब है इसको हटाने में इनकी सहायता करेंगे, तो फिर इनको उच्च पदों पर रखा जाएगा, है ना। इस धनी व्यापारी को कहा कि हम कंपनी का व्यापार तुम्हारे साथ करेंगे, है ना। सेनापति को यानी मीर जाफर को लालच दिया गया कि नवाब की गद्दी पर तुम्हें बिठाया जाएगा। जगत सेठ को जो है कहा गया कि भैया तुम तो बहुत बड़े साहूकार हो, आपकी साहूकारी बढ़ती रहेगी हमारे साथ मिलेंगे तो, है ना। तो इन सबको जो है क्लाइव ने अपने साथ मिलाया। ओके, तो ये कौन है षड्यंत्र में शामिल लोग नवाब के खिलाफ। ओके, तो ये कब था, ये इस समय की पूर्व संध्या पर है, 23 जून की, है ना। तो अब ये षड्यंत्र तैयार हुआ। एक जो है लाल पत्र, लाल और सफेद संधि पत्र, इसका किस्सा था। लाल और सफेद पे दोनों अलग अलग बातें थी, है ना। अब ये अमीन चंद के माध्यम से क्लाइव ने इन सबको अपने साथ मिलाया था, लेकिन इसे जैसे ही पता चला कि ये लाल और सफेद संधि पत्र का क्या किस्सा है, एक पर जो है जो इनके साथ शर्तें की गई थी, दूसरा जो कि ये लोग इसलिए साथ दे रहे हैं कि नवाब के खिलाफ ये एक कार्रवाई चाहते हैं, है ना, जो नवाब की एक छवि खराब की गई थी कंपनी के द्वारा। ओके, तो देखें अब ये जब पता चला तो अमीन चंद की गई थी हत्या। देखिए अमीन चंद की जो ये हत्या है ना, ये क्या है कि अंग्रेजों ने धोखे की बुनियाद पर अपने राजभवन की पहली ईंट रख दी थी, है ना। तो वो थी अमीन चंद की हत्या, समझ गए। अब देखिए अब ये षड्यंत्र सब तैयार हुआ। अब क्या होना था, 23 जून की बात थी, 23 जून 1757 प्लासी का मैदान था। ओके, प्लासी के मैदान में दो गुटों की सेनाएं आमने सामने हैं। एक तरफ अंग्रेज सेना है, ओके, और दूसरी तरफ है नवाब की सेना या बंगाल की सेना बोल सकते हैं आप। ओके, अंग्रेज सेना में देखिए कौन कौन लोग शामिल थे। लगभग 950 तो यूरोपीय थे, 950 यूरोपीय थे। ओके, और लगभग जो है 100 तोपची थे, है ना, और 50 के आसपास नाविक भी थे, है ना। ओके, और इनके साथ जो है 2100 तो भारतीय ही थे। तो ये अंग्रेज सेना थी, क्लाइव इसमें था, है ना। नवाब की सेना में जो है लगभग 50,000 सेना थी, ओके, जिनमें से पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, तोपची सैनिक, ये सभी शामिल हैं। ओके, लेकिन फिर भी देखिए इनकी जो ये सेना है ये हार गई इस युद्ध में, क्योंकि देखें जो ये षड्यंत्र था नवाब को तो पता नहीं था, है ना। अब हुआ क्या कि जब युद्ध के मैदान में आमने सामने हुई, जब चुनौती दी नवाब को इन्होंने, तो आमने सामने हुए। नवाब जब सामने है तो उसके बाद जो है जो ये मीर जाफर है ये इनको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, नवाब को कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो सेना आ रही है, तो कितनी, लगभग 3000 के आसपास ही है ना। तो इतनी सेनाओं को, तो जो नवाब के नेतृत्व वाली जो दल है वही इनको कुचल कर आगे चले जाएगी, है ना, वही इनको कुचल देगी अपने घोड़ों से ही। तो इस तरह से जो है ये ऐसे बढ़ाने लगे नवाब को। लेकिन हुआ क्या कि जब नवाब आगे बढ़े तो नवाब का जो दल है उसमें से मीर मदान मारा गया, ओके, और नवाब का जो दल है वो कमजोर पड़ने लगा। और जब नवाब को जो है पीछे से जो बैकअप है वो नहीं मिलने लगा, तो नवाब बहुत जल्द समझ गए कि इनके साथ तो ये षड्यंत्र किया जा रहा है ना, इसके साथ तो ये सब लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि नवाब के दल वाली सेना वो क्या है, अब थोड़ा कमज़ोर पड़ रही है। तो फिर क्या है कि नवाब को जब जल्द समझ आया तो नवाब कहाँ भागने लगा, सिराजुद्दौला। सिराज वो मुर्शिदाबाद के लिए भागा, ओके, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई, रास्ते में ही हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम देखिएगा। देखिए युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध का परिणाम यानी आगे क्या हुआ है, इसमें जो है मुख्य बात, नंबर एक बात देखिए
जो ये मीर जाफ़र है, ये नवाब बना, मीर जाफ़र नवाब बना। ओके, पहला बात ये है, अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 24 परगना की जमींदारी मिली, 24 परगना की जमींदारी। ओके, इसके अलावा देखें, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ। ओके, अंग्रेज अब जो है व्यापारिक शक्ति प्लस राजनीतिक शक्ति बन गए थे। ओके, दूसरा देखें, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ हुआ, ठीक, और भारत के लिए जो है एक शाश्वत दुख की रात का उदय हुआ था। अंग्रेजों के सभी अधिकारी इस युद्ध से मालामाल हुए। दूसरी ओर अंग्रेजों को जो इस युद्ध के बाद या इस षड्यंत्र वाले युद्ध के बाद जो बंगाल से जो भी धन दौलत प्राप्त हुई थी या जो भी धन दौलत प्राप्त हुआ, उसका इस्तेमाल इन्होंने कर्नाटक युद्धों में किया। ओके, और एक और पॉइंट है इसका, क्या है कि ये क्या है, भारत में, ओके, भारत में अंग्रेजों के विजय अभियान का आरंभ है। ये अभियान का आरंभ, ठीक है। और जो प्राप्त धन है, प्राप्त धन का प्रयोग कर्नाटक युद्ध में। ओके, तो इस तरीके से जो है बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उदय हुआ और उनका प्रभाव किस तरह से वो एक व्यापारिक कंपनी होते हुए जो है अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी उनका पूरा बंगाल में स्थापित हुआ था। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है। ओके, देखिए आज हम ये जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। आगे जो है हम ये बक्सर का युद्ध, उसके पीछे कारण और अन्य और टॉपिक आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।